नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज का संसार में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक हुए और इन्होंने कब से कब तक शासन किया, इनके शासन करने की अवधि क्या थी, इन सभी के बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे तो दिल्ली सल्तनत में बहुत से शासक हुए, लेकिन हम जो प्रमुख 4 शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से जो पहले हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरे हुए इल्तुतमिश, और तीसरे हुए रज़िया सुल्तान, और चौथे और अंतिम हुए बलबन। आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले जिसने शासन किया वो वंश था गुलाम वंश, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की फ्रेंड्स? वो की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना कब की? तो उसने की 1206 में। क्या दोस्तों, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि जनजाति से एक तुर्की था, ने कुल 4 वर्षों के लिए शासन किया, और उसके शासन करने की अवधि थी 1206 से 1210। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में फ्रेंड्स। ये हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उसने कितने वर्षों के लिए शासन किया और शासन करने की जो अवधि थी वो क्या थी, और उसने गुलाम वंश की नींव कब रखी। तो इसे याद रखिए दोस्तों, गुलाम वंश की नींव रखी 1206 में, शासन करने की अवधि थी 1206 से 1210, और कुल 4 वर्षों के लिए शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था, यहाँ पे एक और बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय को गुलाम वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस वक्त जितने भी शासक हुए वो शासन करने से पहले किसी न किसी अन्य शासक के पहले गुलाम रह चुके थे, इसीलिए इस वंश का नाम पड़ा गुलाम वंश। और एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि उस समय में जो गरीब लोग होते थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता था, इतना कृषि करने के लिए भूमि नहीं होती थी, उन लोगों को गुलाम के रूप में ख़रीदा और बेचा जाता था। जो बड़े बड़े शासक होते थे, अपनी सेना में वृद्धि करने के लिए, अपनी सेना की कुशलता में वृद्धि करने के लिए गुलामों को कौड़ियों के दाम खरीदते और बेचते थे। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही जो गुलाम होते थे, या दास कहते थे, दास होते थे, उन्हें खरीदते थे, और जो उन्हें लगता था कि अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको किसी आगे शासक के साथ बेच देते थे। इसी तरीके से एक काजी हुए निशापुर शहर के, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था दास के रूप में। जब उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में ख़रीदा तो वो उसे अपने घर लेके आए। उन्होंने उसकी परवरिश की, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसकी परवरिश की। वो उसे अपने पुत्र के समान ही मानते थे। उन्होंने कभी उसके साथ दासों जैसा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, तीरंदाजी, घुड़सवारी की बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी। इसी शिक्षा की वजह से वो आगे चलकर एक कुशल योद्धा बना, कुशल शासक बना। लेकिन जो काजी था, उसके पुत्र थे, वो उससे ईर्ष्या करने लगे थे। इसीलिए जब काजी की मृत्यु हो जाती है तो उसको आगे किसी अन्य शासक को बेच देते हैं। ये सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। हाँ जी दोस्तों, जो काजी के पुत्र होते हैं वो उसे मोहम्मद गौरी को ही बेचते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले निशापुर शहर के काजी का गुलाम रहता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है। मोहम्मद गौरी की सेना में रहते हुए इसने बहुत ही ऊपर तक ये आया, और इसने सेनापति के पद तक ये आया, और वो उसका विश्वसनीय बना। उसके विश्वास पत्रों में से एक था। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तरी भारत में जितनी भी विजय मोहम्मद गौरी ने प्राप्त की, उस सभी का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से ही गौरी ने इतनी सभी विजय हासिल की, इतने युद्ध लड़े और उन युद्धों में विजयी रहा। तो इस सब का जो श्रेय है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। 1192 ईस्वी में फिर सुल्तान गौरी ने मध्य एशिया की तरफ ध्यान केंद्रित किया, और उसने ऐबक को भारत विजय का प्रभार संभाला। मोहम्मद गौरी ने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ खुद को भी मजबूत शासक के रूप में साबित किया। ये सभी उसने किया कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। जब मोहम्मद गौरी युद्ध में मारे जाते हैं तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का ताज पहना। तब उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की।
गुलाम वंश की वहाँ पे नींव रखी। और उसकी मृत्यु के पश्चात ऐबक, यानी कि किसकी मृत्यु के पश्चात, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक ने सिर्फ उन्हीं स्थान में शासन करना पसंद किया जहाँ पर मरने से पहले गौरी ने उसे नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुछ विद्रोह हुए जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ताजुद्दीन अली मर्दान और नासिरुद्दीन कुबाचा, ये दोनों भी गौरी के गुलाम थे। और जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो ये होता है कि ये शासक बने, लेकिन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को चुना और फिर ये दोनों ही कुतुबुद्दीन ऐबक के विद्रोही बन जाते हैं और विद्रोह करते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इन दोनों के ही विद्रोह को दबाने में पूर्ण रूप से कुशल रहता है और इन दोनों के विद्रोह को दबा देता है और गौरी की जो सत्ता होती है उससे कायम रखता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता में रहते हुए कुछ इमारतों का निर्माण करवाया। उसने कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। उसने प्रसिद्ध चिश्ती संत से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। उसने जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो शुरू किया, लेकिन वो इसको ख़त्म नहीं कर सका। इसको ख़त्म किया इल्तुतमिश ने। जब इल्तुतमिश शासक बना तब उसने इसको ख़त्म किया। इसके अलावा उसने एक मिनट, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद उस समय बनने वाली मस्जिदों में से एक थी और ये पहली मुस्लिम मस्जिद थी। ऐसा भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहाँ पर कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस मंदिर को तुड़वा कर वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया और मस्जिद के बाहर आज भी मंदिर के कुछ हिस्से पाए जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी के बारे में आगे पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर उसका राज्याभिषेक हुआ था। 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब वो शासक में था तो कुछ उपलब्धियां हासिल की थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसने सियासत पर होते हुए मलिक सिफालसार की उपाधि धारण की। उसने कुरान खां की उपाधि धारण की। वो कुरान का बहुत ही सुरीला पाठ पढ़ता था, इसलिए उसे कुरान खां कहा जाता था। उसने लाख बख्श की उपाधि धारण की। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वभाव से वह उदार और दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसीलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। फरिश्ता के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में किसी भी दानशील व्यक्ति को ऐबक की उपाधि दी जाती थी। 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। पोलो एक गेम है जिसमें कुल 4 प्लेयर्स होते हैं और ये घोड़े में बैठकर एक स्टिक को हिट करते हैं, एक बॉल को हिट करते हैं। उसी वक्त दौरान घोड़े से गिरने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। इसकी मौत के बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जितना कुशल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ 8 मंथ तक ही शासन में रहा और उसके मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश के साथ युद्ध के दौरान इल्तुतमिश विद्रोह कर देता है और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसकी वजह से ये युद्ध में हार जाता है आराम शाह और इसकी मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश अब एक नए शासक के रूप में सामने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।